मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम एक बार फिर से यूपीपीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी अब तक एक वीडियो में हमने पेपर सॉल्व किया है 15 क्वेश्चंस, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम मोर देन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आप सभी के रिक्वेस्ट इतने ज़्यादा आ रहे थे, इसीलिए मुझे बहुत जल्द ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि इस वीडियो में अभी हम सभी क्वेश्चंस को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको आंसर बताऊँगा जिनके लिए मैं 100% एश्योर हूँ कि इनका आंसर सही है। और मुझे इस बात को बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका आंसर अभी मुझे नहीं पता है, और इसीलिए उन क्वेश्चंस को अभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आंसर्स पता करके क्यों वो सही हैं उसको पता करके आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे पास जो सेट है, सीरीज़ है, वो बी सीरीज़ है और बी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 19। मैंने पहले भी बोल दिया है कि हम केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करेंगे जिनके आंसर के लिए मैं कंफर्म हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम सीरियल वाइज ना लेकर बीच बीच में से क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बिने साइमन मापनी का जो 3rd रिवीजन हुआ वो कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1937 में, 1937 में। और ये रिवीजन क्यों हुआ था? क्योंकि क्या था, इससे पहले इनका जो स्केल था उससे एडल्ट इंटेलिजेंस का मापन नहीं होता था, और उसी टाइम पर इनकी इस कमी को देखते हुए वेस्लर ने क्या किया था कि एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने 1935 में 35-36 के अराउंड इसको बनाना स्टार्ट किया था, और जो एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आया वो 38 to 39 तक आया था। लेकिन उससे पहले ही जो इनका तीसरा रिवीजन आया 1937 में, उसी में ही इन्होंने अपनी इस कमी को दूर कर दिया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक पंख की चिड़ियाएँ एक साथ झुंड बनाती हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये आपका कॉमन रीजन से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ये आपका गेस्टाल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर आप नेट पे सर्च भी करेंगे वहाँ पर ये पिक्चर्स दिख जाएंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आज की वीडियो का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और इन्होंने इसमें 8 स्टेजेस बताए थे मानव के डेवलपमेंट के लिए। तो आप ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। वस्तु प्रारूप और प्रत्यक्षीकरण प्रारूप में अंतर किसको दर्शाता है? What is depicted by difference between object format and perception format? जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूसरा है और उसको मतलब आपको दिख कुछ दूसरा रहा है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है और आपको सांप दिख रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, या वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर आपको भ्रम हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है। आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं तो एक प्रकार का भ्रम है, इल्यूजन है, और इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27। शैशवावस्था स्मृतिहीनता डैश डैश अनुभवों को याद करने की अयोग्यता है। इन्फेंटाइल एमनीसिया इज द इनएबिलिटी टू रिमेंबर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि जो शैशवावस्था है उसमें यदि स्मृतिहीनता होती है तो वह पर्सन कब से कब तक की स्मृतियों को नहीं याद कर पाता है। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 to 4 होता है, 2 से 4 वर्ष तक की
उम्र होती है जिसके बीच में जो शैशवावस्था स्मृतिहीनता देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन है 2 और 3 ईयर ऑफ लाइफ, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आज की वीडियो का 6 नंबर क्वेश्चन है, संसार में इंद्रिय बोध की क्षमता निम्नांकित में से किस पर निर्भर करती है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी ऑफ सेंस वर्किंग इन वर्ड डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? संसार में इंद्रिय बोध क्षमता, मतलब हमारे सेंसेस की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपका बॉटम अप से रिलेटेड है। टॉप डाउन, बॉटम अप आपने परसेप्शन में पढ़ा है। बॉटम अप में क्या होता है कि हम जो सामने इन्वायरमेंट है उसके फीचर्स को देखकर, इन्वायरमेंट में जो उद्दीपक है उसके फीचर्स को देखकर हम परसेप्शन करते हैं। तो इसीलिए आपका यहाँ पर फीचर बेस्ड प्रोसेसिंग सही होगा, जिसे हम बॉटम अप प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो का 7वां क्वेश्चन, इन इमोशनल रिस्पॉन्स, संवेगात्मक उत्तर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो जैसे आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो डरने पर क्या होता है? आपका जो संवेगात्मक रिस्पॉन्स रहता है वो कैसा रहता है? आपकी जो श्वेत ग्रंथि हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, हाथ से पसीने निकलने लगते हैं, जैसे इंक्रीजिंग इन स्वेट ग्लैंड। फिर लोअरिंग ऑफ स्किन रेजिस्टेंस, त्वचा की प्रतिरोधकता में भी कमी आ जाती है। इसके साथ साथ राइज इन स्किन कंडक्टेंस, त्वचा चालकत्व में वृद्धि हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें संवेगात्मक रिस्पांस के अंदर आती हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कि दंगा कराने वाले समूहों में संपर्क, कॉन्टैक्ट बिटवीन रियोटिंग ग्रुप्स। अगर दंगा कराने वाले समूह जो हैं वो आपस में संपर्क नहीं करेंगे तो उनमें विचार मतभेद नहीं होंगे, और जब विचार मतभेद नहीं होंगे तो दंगा होने की जो स्थिति है वो काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रमेश परीक्षा में 95% से अधिक मार्क्स गेन करता है, प्राप्त करता है, तो उसे एक घड़ी उपहार में देने के लिए कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है, कह सकते हैं कि बाह्य पुरस्कार या बाह्य वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कह सकते हैं, क्योंकि वो मोटिवेट हो रहा है बाहर किसी रिवार्ड की वजह से, बाहर से जो रिवार्ड मिलने वाला है उसकी वजह से वो मोटिवेट हो रहा है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अपराध पीड़ितों और गवाहों की स्मृति योग्यता का अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर वैसे ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी भी हो सकता था, और हो सकता है कि सब में आप सभी में से बहुत से लोगों ने बी को भी टिक किया हो, लेकिन जहाँ तक जो मेरा अनुमान है वो ऑप्शन डी आपका सही होगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। क्योंकि किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? सिर्फ एक पार्ट की बात की गई है, किसकी? स्मृति योग्यता की, पीड़ितों और गवाहों की स्मृति योग्यता की बात की गई है। और स्मृति आपका किससे रिलेटेड है? कॉग्निशन से संबंधित है, संज्ञान से संबंधित है। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी होगा। और इस पर आपने देखा है कि बहुत से रिसर्चेस भी हुए। लॉफ्टस ने आई विटनेस मेमोरी के ऊपर भी रिसर्च किया था। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें पूछा गया है कि जो बिग 5 फैक्टर था, नियो बिग 5 फैक्टर जिसे एमसी क्रे और कोफका ने दिया था, उसमें यहाँ पर जैसे उसमें 5 फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर है जो उसका पार्ट नहीं है? तो जो आपका सबमिसिवनेस होता है वो न्यू 5 फैक्टर का पार्ट नहीं है, बिग 5 फैक्टर का पार्ट नहीं होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कार्ल युंग के अनुसार सामूहिक अचेतन एक ऐसा काल्पनिक भंडार है जो हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये आपने सभी ने पढ़ रखा होगा कि ये जो
हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पूर्वजों का वैश्विक अनुभव होता है, उसकी वजह से ये क्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति को दो प्रतिरोधी धमकियों, भय या परिस्थितियों के बीच सामना करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर हिंदी में एक वर्ड कट गया है, भय या डर, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को मैंने जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं अपलोड किए थे, उसमें कई बार ये क्वेश्चंस पुटअप किया गया था और कई बार एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे बताया गया था। तो यहाँ पर आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों तरफ वो नहीं जाना चाहता है और फिर भी उसे उनमें से एक का चुनाव करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पश्चगामी स्मृति भ्रंश में निम्नांकित में से किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं? रेट्रोगेट एमनीसिया पूछा जाए कि रेट्रोगेट एमनीसिया में क्या होता है। तो दो टाइप की एमनीसिया होती हैं, रेट्रोगेट एमनीसिया और एंट्रोगेट एमनीसिया। रेट्रोगेट में क्या होता है कि पर्सन पास्ट लाइफ से रिलेटेड जब उसके साथ ये घटना घटती है, उसके अंदर रेट्रोगेट एमनीसिया हो जाता है उसको, तो पर्सन उससे पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी उसकी मेमोरी रहती है, स्मृतियाँ रहती हैं, उनको वापस रिकॉल नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, पूर्व अधिगमित सामग्री के पुनः स्मरण में समस्या, प्रॉब्लम्स विथ रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्न मटेरियल। तो आप ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्यों की क्षमताओं का अध्ययन किस सिद्धांत का केंद्र बिंदु है? मनुष्यों की क्षमताओं के बारे में सबसे ज़्यादा किसने बात की है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने, रोजर्स, मैस्लो, इन लोगों ने बात किया था। यूनिकनेस की बात की गई थी। इसके वीडियो भी आपको चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जनरल साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पर मिल सकते हैं। एक चीज़ और मैं बात कर लूँ कि आगे पेपर अभी और भी होंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड, जैसे अभी आपका हायर वाला पेपर है जो यूपी हायर का है। तो अगर आप सभी उस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो हमें कमेंट के द्वारा बताएं। फिर देन उसके बाद एक ग्रुप हम लोग बना लेंगे, टेलीग्राम पर एक ग्रुप बन जाएगा, जिसमें फिर मैं आप लोग को वहाँ से जो मटेरियल है उसको भी प्रोवाइड करूँगा और इसके साथ साथ उसके लिए वीडियोस भी बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है उसमें। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमारे चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी या जिसे साइकोपैथोलॉजी भी कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान या कहीं पर इसको बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है, इन सभी के कंप्लीट नोट्स चैनल पर प्रोवाइड हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसे हम थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा कि फ्रायड ने जो हमारे व्यवहार होते हैं उसको किसके द्वारा नियंत्रित होते बताया है? तो ये बताया था उन्होंने अचेतन के द्वारा, अनकॉन्शियस के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के प्रतिदर्श में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट इन गिलफोर्ड्स मॉडल? तो गिलफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था? तो गिलफोर्ड के मॉडल में ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका रिलेटेड है प्रोडक्ट से, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, किसने सबसे पहले यह मत दिया था कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है? स्मृति को
कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बताया था मेमोरी को, तो ये बार्टलेट ने बताया था। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि बार्टलेट ने दिया था कि इबिंगहाउस ने दिया था। तो इबिंगहाउस ने रिप्रोडक्टिव बताया था मेमोरी को और बार्टलेट ने इसे कंस्ट्रक्टिव बताया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, बार्टलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। चालक अपनी गाड़ियों को हरी यातायात बत्ती पर चलाते हैं और लाल यातायात बत्ती पर रुक जाते हैं। ड्राइवर्स मूव दियर व्हीकल्स एट ग्रीन ट्रैफिक लाइट एंड स्टॉप रेड एट रेड ट्रैफिक लाइट। तो ये किस चीज़ को बता रहा है? तो ये आपका बताता है क्लासिकल कंडीशनिंग को, प्राचीन अनुबंधन को। और क्यों बता रहा है? क्योंकि आप देखें तो प्राचीन अनुबंधन में क्या होता था, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पैवलाव ने अध्ययन किया था उसमें उन्होंने कुत्ते को डिस्क्रिमिनेट करना सिखाया था, विभेदन करना सिखाया था। कई बार क्या होता था कि वो ग्रीन लाइट जलाते थे, रेड लाइट जलाते थे, लेकिन खाना हमेशा ग्रीन लाइट पे देते थे। या इसी प्रकार के और भी उन्होंने ध्वनि से रिलेटेड भी प्रयोग किए थे। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने उस कुत्ते को ये चीज़ सिखाया था कि एक स्पेसिफिक लाइट पर या एक स्पेसिफिक साउंड पर ही उसको भोजन मिल रहा है, और बाद में वो धीरे धीरे केवल उसी लाइट या उसी साउंड वेव पर ही वो रिस्पॉन्स करता था, लाड़ स्राव करता था। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग। क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है कि एक स्पेसिफिक लाइट को देखकर रुक रहा है और स्पेसिफिक लाइट को देखकर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आक्रामक व्यवहार के कारणों के रूप में नहीं किया जाता? इस क्वेश्चन को मैंने अपने MCQ वीडियोज़ में भी अटेम्प्ट किया था, सेम क्वेश्चन था, और इसका आपका आंसर होगा मैरिजुआना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन स्टडीज एज ए कॉज ऑफ एग्रेशन बिहेवियर। तो जो आपका मैरिजुआना है, भांग है, उसको हम आक्रामक व्यवहार के कारण के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची अनुक्रिया की सबसे उच्चतर दर और सबसे अधिक प्रतिरोध विलोपन के लिए पैदा करती है? Which schedule of reinforcement generate the highest rate of responding and the greatest resistance to extinction? तो इस क्वेश्चंस को हम पहले भी अपने लर्निंग के वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हम MCQ टाइप क्वेश्चंस जो लर्निंग से रिलेटेड आया है उसमें भी कवर कर चुके हैं। और इसका आपका आंसर होगा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, क्योंकि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में ये पता ही नहीं होता है कि किस रिस्पांस पर आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो आप बार बार वही अनुक्रिया करते रहते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि क्या पता अगली बार मिल जाए, क्या पता अगली बार मिल जाए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, परिवर्ती अनुपातीय अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 74। समीप स्थित लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए समन्वय की क्रिया में आँखों की एक दूसरे की ओर करने की प्रवृत्ति कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ द आइज टू टर्न टुवर्ड्स ईच अदर इन कोऑर्डिनेट एक्शन टू फिक्सेट ऑन टारगेट लोकेशन नियर बाय इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। अभिसरण कहलाता है। जब आप दोनों आँखों को आपस में लाते हैं, आप एक दूसरे की तरफ लाकर कोई चीज़ देखते हैं, तो उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर रेखाएं दूरी पर अभिसरित हुई क्यों दिखाई देती हैं? मतलब जो पैरेलल लाइंस हैं वो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो कन्वर्जेंस होती हुई क्यों दिखाई देती हैं? तो ये आपका दिखाई देती हैं लीनियर पर्सपेक्टिव के द्वारा। लीनियर पर्सपेक्टिव या अनुरेखीय परिप्रेक्ष्य के कारण ये चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से दो तरीके हैं जिनसे मानसिक विकारों का उपचार हो सकता है? तो ये आपकी जो दो तरीके हैं वो हैं साइकोथेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी, मनोचिकित्सा व जीव औषधीय चिकित्सा। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। व्यक्तियों की शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन
किसने दिया था? तो ये हम सभी जानते हैं सेल्डन ने दिया था। सेल्डन और क्रेचमर ने बताया था। तो क्रेचमर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप सेल्डन को टिक करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, स्मृति तंत्र द्वारा प्रक्रियात्मक किए जा सकने वाले संवेगात्मक आगत के रूपांतरण के आरूप को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय मेमोरी सिस्टम इज नोन एज। तो बस इसको केवल लैंग्वेज को टफ कर दिया गया है, अदरवाइज ये आपका एनकोडिंग है। एनकोडिंग के द्वारा जो प्राप्त स्मृति, जो सूचनाएं हमें मिलती हैं, उसको हम अपने मस्तिष्क में स्टोर करते हैं कुछ अलग तरीके से फॉर्म करके। तो इसीलिए आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, एक प्रौढ़ की संवेगात्मक अभिव्यक्ति जन्मजात होती है या अधिगमित होती है? जन्मजात व अधिगमित दोनों होती है, या संस्कृति अविशेष होती है? इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडल्ट इज इन्नेट एंड लर्न या कल्चर नॉन स्पेसिफिक। तो एक छोटा बच्चा सिर्फ कुछ ही इमोशनल एक्सप्रेशंस को दिखाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कई चीज़ें एक्वायर्ड कर लेता है, सीख लेता है, कई इमोशंस वो सीख लेता है वो। इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, इन्नेट एंड लर्नड। क्वेश्चन नंबर 95, जब किसी व्यक्ति की मौखिक प्रतिक्रिया शब्दतः दोहराई जाती है तो जो वाचिक व्यवहार पुनर्बलित होता है उसे क्या कहते हैं? ये स्किनर ने दिया था इसको। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्बल बिहेवियर दैट रीइंफोर्स व्हेन समवन एल्स वर्बल रिस्पॉन्स इज रिपीटेड वर्बरेशन इज कॉल्ड। तो इसे हम इकोहिक बिहेवियर या प्रतिध्वनि व्यवहार कहते हैं। इसमें सामने वाला पर्सन सेम एज इट इज़ शब्दों को सुनकर उसी के रूप में वापस रिकॉल करता है उसको, और फिर उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, मतलब उसके इस बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 फ्रायड से रिलेटेड है, और फ्रायड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का जो उन्होंने स्टेज बताया था उसका सीक्वेंस पूछा गया है। तो इसका जो राइट सीक्वेंस है वो होता है आपका ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। और इसके वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर आप देखना चाहें तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, मनोदशा विकार के दो प्राथमिक लक्षण कौन से हैं? तो जो मूड डिसऑर्डर होता है उसमें मैनिया और डिप्रेशन, ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, अवसाद व उन्माद। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, रोसाक टेस्ट कैसे रिस्पांस को रिफ्लेक्ट करता है? तो रोसाक टेस्ट, अभी मैंने रिसेंटली ही रोसाक पर एक वीडियो बनाया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उसको चैनल पर। इसमें हमारे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में पता चलता है। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, किस समय संबंधी प्रतिमान में अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? विच टेम्पोरल पैटर्न रिजल्ट्स इन मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग। तो जो आपका डिलेड कंडीशनिंग होता है उसमें विलंबित अनुबंधन में जो लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होती है। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, 117, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि सिद्धांत नहीं है? सभी को पता है कि जो जेम्स लैंग का थ्योरी है वो आपका इमोशन से रिलेटेड है, तो इसीलिए आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द जो अभी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी अपलोड किया जाए विथ ऑथेंटिक आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।